दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस समय पॉपुलेशन ज्योग्राफी की थ्योरीज मॉडल्स को देख रहे हैं। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने एक में प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट देखा, जॉर्ज किंग्सले चिफ महोदय का। एक अध्याय में हम लोगों ने रैली का ग्रेविटेशन मॉडल देखा। दोनों बहुत ही अच्छे मॉडल्स थे, सिंपल और इजी मॉडल्स थे। आज हम लोग जो माइग्रेशन का पहला मॉडल था, मैंने वहीं पे आप लोगों को बता दिया था कि हम लोग जो पहला मॉडल है उसको बाद में पढ़ेंगे। तो यही वो पहला मॉडल है। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा मॉडल था, इसमें काफी ढेर सारे पॉइंट्स थे, इसीलिए मैंने उन दोनों छोटे मॉडल्स को पहले कवर कर दिया। आज हम लोग इसको देख रहे हैं। तो माइग्रेशन के मॉडल्स की जो स्टार्टिंग हुई वो यहीं से हुई। जैसे जनसंख्या के जो सिद्धांत हैं वो माल्थस ने शुरू किए, उसके बाद और बहुत सारे विद्वान आए, उन्होंने काम करना शुरू किया उस क्षेत्र में। उसी तरीके से रेवेंस्टीन ने अपना जो सिद्धांत दिया, इसके बाद फिर और विद्वान लोग आए, उन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो रेवेंस्टीन को एक तरीके से हम शुरुआत करने वाले एक विद्वान के रूप में देख सकते हैं इस फील्ड में। तो ईजी रेवेंस्टीन, इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट जॉर्ज रेवेंस्टीन, एक जर्मन कार्टोग्राफर और जियोग्राफर थे। 1834 से 1913 इनका पूरा जीवन काल रहा और इन्होंने 1885 में अपना द लॉ ऑफ माइग्रेशन दिया। इनके सिद्धांत का नाम ही है द लॉ ऑफ माइग्रेशन। तो कहीं अगर पूछा जाए कि द लॉ ऑफ माइग्रेशन किसका है तो वो है रेवेंस्टीन का। अब ये टाइटल ऐसा क्यों है, उसका रीजन ये है कि इन्होंने टोटल ये जो पॉइंट्स लिखे हैं यही इनके लॉज हैं, लॉज बाय रेवेंस्टीन। ये टोटल 9 लॉज हैं, 9 नियम हैं। ये नियम किस चीज के हैं? ये नियम इस चीज के हैं कि प्रवास होगा तो कैसे होगा, कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, किस स्थिति में कौन कौन से फैक्टर्स उसको प्रभावित करेंगे। ये उसी चीज को, ये जो 9 नियम है वो बता रहे हैं। तो यही जो नियम है, जो लॉज हैं, इसी वजह से इनके सिद्धांत को हम कहते हैं द लॉ ऑफ माइग्रेशन। ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखिएगा 1885। तो हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। इस मॉडल में ज्यादा कुछ नहीं है, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चंस इससे काफी आते हैं। और इससे क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं अपने पीजी या ग्रेजुएशन के एग्जाम में, तब तो आपको सभी पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। अगर आप एक पॉइंट के बारे में 20-30 वर्ड बता रहे हैं तो आसानी से 9 पॉइंट से आपका एक अच्छा लंबा आंसर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो नेट जेआरएफ वाला एग्जाम है उसके हिसाब से देख रहे हैं, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उस आधार पे ज्यादातर जो क्वेश्चन इससे आए हैं वो इन्हीं लॉज से आए हैं। मतलब कि 4 लॉज दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉ रेवेंस्टीन का है, या ऐसा भी हो सकता है कि 4 लॉ लिखे हुए हैं उस पे से ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉ रेवेंस्टीन का नहीं है। तो ये जो 9 नियम है रेवेंस्टीन के, ये नियम आपको एकदम रटे होने चाहिए कि उन्होंने किन किन पॉइंट्स पे बात की। और प्लस लॉन्ग आंसर के लिए तो हम लोग हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां से आपका लॉन्ग आंसर के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा और एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी नाम और ईयर पता ही है। तो इनका जो पहला पॉइंट है वो है एडल्ट। एडल्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? जो एडल्ट लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, वही लोग ज्यादा प्रवास करते हैं, ऐसा रेवेंस्टीन का मानना था। सिद्धांत में हमको ज्यादा अपना लॉजिक नहीं लगाना है। ये अपना लॉजिक आपको तब लगाना है जब आप उसकी आलोचना करेंगे। लेकिन नॉर्मली जब हम किसी विद्वान के सिद्धांत को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसने जैसा बताया है एज इट इज हमको उस चीज को वैसे ही पढ़ना पड़ेगा और रटना पड़ेगा। तो ये मानते हैं कि, और ये बात सही भी है, कि जो एडल्ट लोग हैं वही अधिकांश प्रवास जो है वही वयस्क लोग ही करते हैं, ज्यादातर बुजुर्ग लोग नहीं करेंगे और बच्चे नहीं करेंगे। एक सामान्य बात इन्होंने बताई। दूसरा इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है बिग सिटीज। बिग सिटीज का मतलब ये है कि जो बड़े शहर होते हैं वहां पे प्रवास के कारण जनसंख्या बढ़ जाती है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा, बड़े शहरों में ही ज्यादातर प्रवास हमें देखने को मिलता है। ये चीज भी सही है, ये चीज भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं। तीसरा पॉइंट था इनका सेंटर, केंद्र। सेंटर का मतलब क्या है? सेंटर का यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी जो प्रवास होता है वो किसी न किसी सेंटर की तरफ होता है। जैसे अब यहाँ पे सेंटर का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो स्थान बीच में हो जियोमेट्रिकली, ऐसा नहीं है। हर प्रदेश का एक सेंटर होता है। जैसे कि
सेंटर आप समझ सकते हैं कि हर प्रदेश का कोई एक इम्पोर्टेंट शहर होता है, हर प्रदेश का कैपिटल होता है, और ये जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटर हो, कुछ सेंटर और भी हो सकते हैं, बड़े शहर और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर का मतलब वो जियोमेट्रिकली बीच में होने से नहीं है। यहाँ पे सेंटर का मतलब ये है, जैसे कि अब यूपी है तो यूपी में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, ये कुछ मेन मेन केंद्र हैं। हर प्रदेश के कुछ केंद्र होते हैं जहाँ पे ज्यादातर लोग जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि वो बड़े हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ पे वो अपने लिवलीहुड को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी उनको सुविधाएं वहाँ पे मिलती हैं। और कहीं कहीं एक भी हो सकता है, जैसे कोई छोटा अगर है स्टेट, जैसे मान लीजिए सिक्किम है, तो सिक्किम छोटा सा स्टेट है, तो गंगटोक वहाँ की कैपिटल वो सेंटर है। तो ये सेंटर कितने होंगे ये डिपेंड करेगा स्टेट के ऊपर। जैसे बड़ा स्टेट है यूपी जैसा, तो वहाँ पे ज्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन 2-3 बड़े शहर हो सकते हैं जो कि केंद्र की भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे रेवेंस्टीन सेंटर के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं, कि ज्यादातर जो प्रवास होता है, अब जैसे यूपी में अगर माइग्रेशन होगा रोजगार के लिए, तो वो जो बड़े शहर हैं लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, इन्हीं में होगा। वो बस्ती या फिर देवरिया या आजमगढ़, इस तरह के जो छोटे शहर हैं वहां होगा जरूर, बट कम होगा। अपेक्षाकृत जो बड़े शहर हैं वहां, जो सेंटर वाले शहर हैं वहां ज्यादा होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद चौथा जो इनका पॉइंट था वो था ड्रिफ्ट एंड काउंटर ड्रिफ्ट का। ड्रिफ्ट एंड काउंटर ड्रिफ्ट में ये क्या कहना चाहते हैं? ड्रिफ्ट और काउंटर ड्रिफ्ट में इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जब प्रवास कहीं से कहीं तक होता है, मान लीजिए आप किसी स्थान पर रह रहे हैं, आप किसी दूसरे स्थान पे गए, या जनता किसी स्थान पे है, कुछ समाज वो दूसरे स्थान पर उन लोगों ने माइग्रेशन किया, तो ये तो ड्रिफ्ट हो गया। लेकिन वो जब गए, जिस जिस स्थान को उन्होंने छोड़ा और जिस स्थान पे गए, तो कुछ लोग वापस भी आए। इसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट एंड काउंटर ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, और एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी होती है जो कि नॉर्थ और साउथ विषुवत धारा के अगेंस्ट में फ्लो करती है। उसी तरीके से जो एक ड्रिफ्ट है, जो एक प्रवाह हो रहा है लोगों का, जो लोग गए हैं वो तो धारा हो गई, लेकिन जो लोग लौटे वो अगेंस्ट हो गया, वो प्रतिधारा हो गई। तो जो लौटते हैं लोग, उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, वो सामान्य होते हैं। लेकिन जो जाने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या काफी अधिक होती है। लोग लौटते क्यों हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेटलमेंट ज्योग्राफी में, हम लोग पढ़ेंगे उसको, नगरीय गरीबी। नगरीय गरीबी क्या होती है? अर्बन पॉवर्टी। जैसे लोग सोच में तो आते हैं कि बड़े शहर में जाएंगे तो लिवलीहुड बेहतर होगा और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, रोजगार के साधन वहां पे मिलेंगे, लेकिन वहां पे होता क्या है, वहां पे ऑलरेडी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि वहां पे उनकी जो जीवन शैली होती है वो गांव से भी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर फाइनली या तो वो किसी तरीके से गुजारा करते हैं वहां पे, नहीं तो फिर वो वापस चले आते हैं। एक तो ये भी रीजन होता है, कभी कभी जहाँ पे वो गए हैं वहां ठीक ठाक तरीके से रह रहे हैं, बट कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे अगर विदेश में है तो वहां पे कुछ ऐसी गतिविधि हो गई या उस देश में कुछ ऐसी समस्याएं हो गई, तो उनको अपना देश छोड़ के वापस आना पड़ा। मतलब उनको अपना वो वाला देश, उनका वो देश नहीं जहाँ पे उन्होंने प्रवास किया था, वो देश छोड़ के अपने जो जन्मभूमि उनकी थी, जहाँ पे वो मेनली जहाँ के वो निवासी थे, वहां उनको आना पड़ा। जैसे ये कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट एंड काउंटर ड्रिफ्ट का। इसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें इकोनॉमिक एम्स। जो भी व्यक्ति माइग्रेशन करता है, स्पेशली अगर हम अपने एरिया की बात करें, तो इकोनॉमिक एम अपने एरिया की नहीं, मतलब अगर हम ओवरऑल भी देखें तो इकोनॉमिक एम हमको ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि प्रवास हमेशा इकोनॉमिक एम के लिए नहीं होता, क्योंकि प्रवास के जो टाइप्स हैं वो बहुत लंबा उसका डिवीजन है। उसमें अल्पकालीन प्रवास भी है, दीर्घकालीन भी है, तरह तरह के माइग्रेशन हैं। तो जो ट्रेवलिंग हम करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, वहां तो हमारा कोई इकोनॉमिक एम नहीं होता, वो भी एक टाइप का माइग्रेशन ही है। लेकिन मेनली ज्यादातर जो हमको देखने को मिलता है वो यही देखने को मिलता है कि लोग इकोनॉमिक एम्स, अपने कुछ आर्थिक उद्देश्य हैं, लोग अपने जीवन शैली को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो
रोजगार के अवसर उनको चाहिए, इसीलिए वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए, कुछ इकोनॉमिक एम्स के कारण वो माइग्रेशन करते हैं। और कहाँ करते हैं? बड़े शहरों में करते हैं, सेंटर जो एरियाज होते हैं वहाँ करते हैं। और कौन लोग करते हैं? कौन लोग इकोनॉमिक एम्स जिनके होते हैं, मतलब इकोनॉमिक एम्स वयस्क लोगों के। इसके बाद एक इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट है फीमेल का। यहाँ पे ये बताते हैं कि जो छोटी दूरी का माइग्रेशन होता है वहां पे फीमेल्स की मेजॉरिटी हमको देखने को मिलती है। जैसे इंडिया में बेस्ट एग्जांपल है इसका शादियां, जो मैरिज होती है वो इसका एग्जांपल है। लंबी दूरी के प्रवास में हमको फीमेल माइग्रेशन कम देखने को मिलता है। और ये चीज हम लोग रियलाइज भी कर सकते हैं कि अगर हम देखें तो ज्यादातर जो माइग्रेशन होगा, जो जॉब के लिए लोग जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, बिग सिटीज में जाएंगे, वो मेल्स हमको मेजॉरिटी में देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। फीमेल का माइग्रेशन अगर हम यहाँ पे अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो ज्यादातर हमको वही मैक्सिमम मैरिज जो है वही उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो लंबी दूरी का जो प्रवास है वहां पे फीमेल की जो संख्या है, जो नंबर्स, वो बहुत कम है। और फीमेल बेसिकली शॉर्ट जो टाइप का जो माइग्रेशन होता है, कम दूरी वाला, वो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप मैरिज को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद इनका सातवां इंपॉर्टेंट जो नियम था जो इन्होंने बताया वो था कि माइग्रेशन इन फेजेस एंड डिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग माइग्रेशन एंड डिस्टेंस को देख लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोगों ने पिछले वाले सिद्धांतों में भी देखा था कि जैसे 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 दो स्थान हैं तो अगर दूरी अधिक है तो माइग्रेशन कम होगा, दूरी कम है तो माइग्रेशन ज्यादा होगा। ये वही ह्यूमन मेंटेलिटी है कि दूरी ज्यादा अगर है तो लोग सोचेंगे कि हम प्रवास ना करें, और अगर दूरी कम है तो लोगों को लगेगा कि हम आसानी से वहां पहुंच सकते हैं तो वो प्रवास करना चाहेंगे। तो इसी को एक और नाम दिया जाता है। अगर इस नाम से भी पूछा जाए तो आंसर यही होगा, डिस्टेंस डिके फंक्शन। डिस्टेंस डिके फंक्शन क्या कहता है कि जैसे से जैसे दो स्थानों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे एक हमें माइग्रेशन में डिक्रीज देखने को मिलता है। यही चीज हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट में भी पढ़ा था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी चीज को हम लोगों ने रैली के ग्रेविटी मॉडल में भी पढ़ा था। तो वही सेम पॉइंट है ये। फेजेस में ये क्या कहते हैं कि जो प्रवास होता है वो फेजेस में होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कुछ लोग यहाँ पे अगर रह रहे हैं और यहाँ पे प्रवास उनको करना है, जैसे मान लीजिए ये कोई बिहार का शहर है, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं पटना को, और ये है दिल्ली। तो ये पटना से दिल्ली की ओर का जो ये माइग्रेशन है ये केवल एग्जाम्पल है। तो बीच में भी स्थान जो है वो पड़ेंगे, बीच में भी जैसे यूपी के बड़े बड़े शहर पड़ेंगे। तो माइग्रेशन जो होता है वैसा रेवेंस्टीन का ऐसा मानना था कि प्रवास जो होता है वो एकदम से नहीं होता, उसमें अवस्थाएं होती हैं। जैसे यहाँ से लोग यहाँ आए तो ये वाला स्थान खाली हो गया, अब इधर से लोग यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से लोग यहाँ जाएंगे तो ये वाला स्थान खाली हो गया, तो जो लोग यहाँ पे थे वो यहाँ आएंगे। तो इस तरीके से माइग्रेशन जो होता है वो एक फेज में होता है, अवस्थाओं में होता है। यहाँ पे एक हमको अवस्था देखने को मिल रही है कि पहले ये कुछ लोग यहाँ आए तो ये वाला स्थान खाली हुआ, फिर ये लोग जब यहाँ जाएंगे तो ये वाला स्थान खाली होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई अगर प्रयागराज में स्टडी कर रहा है तो उसके लिए दिल्ली बड़ा शहर माना जाएगा, लेकिन अगर कोई बिहार के छोटे शहर में है तो उसके लिए तो प्रयागराज ही बहुत बड़ा है। तो इसलिए जो माइग्रेशन होता है वो इसी वजह से फेजेस में यहाँ पे रेवेंस्टीन समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जो इनका अगला पॉइंट था वो था रूरल एंड अर्बन। रूरल एंड अर्बन में इन्होंने ये समझाया कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरियाज है, वहां पे हमको ज्यादा माइग्रेशन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है लोगों में, क्योंकि लोग वहां पे उनकी जीवन शैली उतनी बेहतर नहीं होती और रोजगार के अवसर उतने उपलब्ध नहीं होते ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो जाना चाहते हैं बड़े नगरों की ओर। वहीं अर्बन जो एरियाज होते हैं वहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी लाइफस्टाइल बेहतर है गांव से। एक आम विचारधारा है, हालांकि ऐसा है नहीं बहुत सारी जगहों पे।
अब तो रियलिटी ये है कि लोग बड़े बड़े नगरों को छोड़ के ग्रामीण जीवन शैली को अपना रहे हैं, लेकिन ये एक सामान्य सा मॉडल है और मॉडल इसीलिए बनाया भी जाता है कि एक ओवरऑल व्यू लिया जाए किसी भी चीज़ का। तो एक सामान्य बात तो यही हम लोग सोचते भी, एक मेंटेलिटी यही होती है कि अर्बन एरियाज से माइग्रेशन अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, वहाँ पे अवसर लोगों को मिलते हैं। वहीं रूरल एरियाज से हमें ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे अपेक्षाकृत लोग ये सोचते हैं कि हम अगर बाहर जाएंगे तो ही बेहतर अपनी कंडीशन को बना पाएंगे। इसके बाद 9वां जो पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। किसी भी स्थान पर जब तकनीकी विकास होता है तो वहाँ पे जो माइग्रेशन है, जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैं वो इंक्रीज करते हैं। कोई भी शहर अगर स्टार्टिंग में भले ही वो बड़ा है बट वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उतना नहीं है तो माइग्रेशन होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज वहाँ लगेंगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तो ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ये जो सारी चीज़ें हैं ये माइग्रेशन को भी उस स्थान की ओर इंक्रीज करेंगी। तो ये रहे दोस्तों 9 लॉज रेवेंस्टीन के। वयस्क लोग, बड़े शहर, केंद्र, धारा और प्रतिधारा का विचार, इकोनॉमिक एम्स, महिलाओं के लिए उनके जो विचार थे कि माइग्रेशन में उनका क्या रोल होता है, माइग्रेशन जो अवस्थाओं में होता है और माइग्रेशन और दूरी में क्या संबंध होता है, और ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में क्या डिफरेंस होता है माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव में, और तकनीकी विकास और अन्य तरह के जो विकास हैं वो किस तरीके से प्रवास से जुड़े हुए हैं। तो ये 9 इम्पॉर्टेंट लॉज दिए और इसको अगर हम लोग रटना चाहें तो इस तरीके से एक इसका छोटा सा फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए ABCDEF, यहाँ तक तो आपको रटने की आवश्यकता है ही नहीं, नॉर्मल है ABCDEF। बस आपको GHIJK वाला नहीं रटना है, बल्कि ABCDEF के बाद आपको MRT कर देना है। ये है क्या? अगर आप क्रम से देखेंगे तो सेम टू सेम वही चीजें हैं ये। एडल्ट, बिग सिटीज, सेंटर, ड्रिफ्ट एंड काउंटर ड्रिफ्ट, फीमेल, माइग्रेशन इन फेजेस एंड डिस्टेंस, रूरल एंड अर्बन, एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये इसलिए होता है क्योंकि इससे जैसे एग्जाम में अभी 9 लॉज हैं, एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर होता है और इतना ज़्यादा हम लोग चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अभी जैसे ये मॉडल तो हो गया, अभी जब आप अभी तो ये मॉडल इजी लग रहा होगा, लेकिन जब ढेर सारे, जब हम लोग 7-8 मॉडल्स पढ़ लेंगे तो मिक्सिंग होने लगती है। लेकिन अगर ये चीज़ याद रहेगी तो आसानी से ये 9 लॉज आपको एग्जाम टाइम में याद आ जाएंगे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन भी इसमें लॉज से ही आता है और ज़्यादा बाहर से कुछ भी नहीं आता। तो ये ABCDEF MRT इसको कहीं लिख के दीवार पे लगा दीजिए, जिससे ये चीज़ माइंड में फिट हो जाए, क्योंकि एग्जाम के लिए जो पूरी कहानी है इतनी बड़ी, वो पूरी कहानी बस इन्हीं जो 9 ये अल्फ़ाबेट्स हैं इन्हीं के अंदर बस टिकी हुई है पूरी की पूरी जो स्टोरी है इस थ्योरी की। तो फिलहाल इस अध्याय में इतना ही, इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे हम लोग सैमुअल एंड्रयू स्टोफर का मॉडल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उनका इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।